बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको वसंत भाग 2 का पाठ 14 खान पान की बदलती तस्वीर पढ़ा रही हूँ। इस पर मैंने एक वीडियो इससे पहले अपलोड किया है, आपने उसे देखा होगा कि आज खान पान की संस्कृति में कितना बदलाव आ गया है। आज लोगों के खाने पीने के तरीके में बदलाव आ गया है। पुरानी चीज़ें हमारे खान पान के तौर तरीक़ों से बिल्कुल हटती जा रही है और नई पीढ़ी जो है वो खाने के आधुनिक तरीक़ों को ज़्यादा पसंद करने लगी है। पौष्टिकता की बात यदि करें तो ये आवश्यक नहीं है कि हमारे पुराने खाने में पौष्टिकता नहीं होती थी और आधुनिक खानों में पौष्टिकता बहुत है। नहीं, स्वाद की बात है। आज के युग के बच्चों को जिस तरह के खान पान पाश्चात्य सभ्यता में जो बच्चे हैं, पाश्चात्य सभ्यता का रंग जिन पर है, उन्हें तमाम नेटवर्क से देखी हुई चीज़ें और यूट्यूब पर अपलोड किए हुए खान पान की चीज़ें ही चर्चा का विषय बनी रहती हैं। और यही वजह होती है कि दादी नानी के हाथों का खाना जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, उस पर बच्चों का ध्यान आकर्षित नहीं होता। ये सच है कि देसी विदेशी व्यंजन अपनाने से हमारी संस्कृति का विस्तार तो अवश्य हुआ है, लेकिन खान पान में अपनी संस्कृति का त्याग करना उचित नहीं है। जो दाल चावल रोटी हरी सब्जी दही सब कुछ मिलाकर एक भोजन बनता है, वो आपको हर तरीके की पौष्टिकता शरीर के लिए प्रदान करता है। तो उसी हिसाब से देखा जाए तो आज खान पान के तौर तरीक़ों में बहुत बदलाव हो गया है। तो मैं पाठ को आगे बढ़ाते हुए अब इस पाठ के शेष बचे हिस्से को पढ़ाने चल रही हूँ। इसलिए बच्चों, आप तैयार हो जाइए और मैं आगे के अनुच्छेद को आपको समझाती हूँ। तो बच्चों, मैंने आपको तमाम तरह की चीज़ें बताई थी कि बम्बई की पाव भाजी, दिल्ली के छोले कुलचे लोगों के द्वारा पसंद किए जा रहे हैं, मगर उनकी गुणवत्ता में फ़र्क पड़ा है। ये बात भी मैंने आपको समझाई थी कि आज के दौर में गुणवत्ता का फ़र्क बहुत ज़्यादा हो गया है। तो उसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं कि आज गृहिणियाँ कामकाजी महिलाओं के लिए, आज जो गृहिणियाँ हैं, जो कामकाजी महिलाएं हैं, उनके लिए घर में बैठकर विभिन्न प्रकार के व्यंजनों को बनाना बहुत दुस्साध्य हो गया, कठिन हो गया। समय का अभाव है, उनके पास समय की कमी हो गई है, उनके पास वक्त नहीं है, क्योंकि वे बाहर काज करने लगी हैं। अब ऐसी स्थिति में आप किसी महिला से इतनी उम्मीद तो नहीं कर सकते हैं कि वे घर के भोजन और व्यंजन में अपना समय दे सके। तो उसी बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ। यानी हम पाते हैं कि एक और स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर वे ही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें पकाने बनाने में सुविधा हो। अब इन्होंने कहा कि स्थानीय व्यंजन की बात अगर करते हैं, घर में बनाने वाले जो पुराने समय के खाने थे जिसको कि बनाने में समय लगता था, आज झटपट तैयार वाली रेसिपी ही लोगों द्वारा पसंद की जा रही है। 2 मिनट्स मैगी और भी बहुत सारी ऐसे देसी विदेशी व्यंजन हैं जिनसे पेट भरना चाहिए और जल्दी तैयार हो जाए। अब पुराने ज़माने में जो खाने बनते थे उनमें जो थी शुद्धता भी थी और समय बहुत लगता था। स्वादिष्ट होते थे मगर समय बहुत लगता था। आज समय की कमी के कारण वो सारी चीज़ें छूटती जा रही हैं और उसकी प्रक्रियाएं भी बहुत जटिल होती थी। अगर आप दाल की पूड़ी की बात कर लें,
विभिन्न प्रकार के और व्यंजनों की बात कर लें, जिसको बनाने में बहुत मेहनत लगती थी, समय लगता था, तो वो भी आज नहीं हो सकता। जटिल प्रक्रियाएं होती थी। कभी कभी कुछ कुछ व्यंजनों को बनाने के लिए तो उसकी तैयारी 2 से 3 दिन पहले से की जाती थी कि अब ये बनाना है। अब किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो इन चीज़ों को सोचे भी। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है कि अब लोगों को जो व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार होते हैं, जो यूट्यूब के चैनलों पर मिलते हैं, जो घर में एक दूसरे से सुनकर कम समय और कम खर्च में बन जाए, उसी को लोग खाते हैं। तो खान पान का स्वरूप बदल जा रहा है। साथ ही साथ मैंने आपको पहले भी बताया था, कमर तोड़ महंगाई की बात करें तो उतने स्वादिष्ट व्यंजन जिनमें घी, तेल, दूध, मिश्री, मेवा सबका प्रयोग होता था, आज वो कमर तोड़ महंगाई ने उन चीज़ों से हमें बहुत हद तक दूर कर दिया है। तो हम उन चीज़ों का भी स्वाद नहीं पाते। जिन व्यंजनों में बिना मेवे के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने पकाने में भला कौन 4 बार सोचेगा। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिना मेवे, बिना व्यंजनों, मेवे और स्वादिष्ट चीज़ों को डाले हुए बन सकता, तो उन्हें सोचना भी अब लोगों के लिए बहुत दूभर हो गया है। वे चाहते ही नहीं कि उतना महंगाई में वो इन चीज़ों को इकट्ठा करें 10 तरह की, फिर चले भोजन बनाने। तो आजकल झटपट वाली संस्कृति हो गई है। तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं समझाती हूँ आपको कि खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार होकर जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियाँ उपलब्ध हैं। अब महिलाएं कामकाजी हो गई हैं, उन्हें जल्दी जाना है, सवेरे उठना है, घर बच्चों की तैयारी करनी है, स्वयं के लिए लंच बनाना है, भोजन बनाना है, घर के लोगों के लिए भी बनाना है। अब ऐसी स्थिति में उन्हें उनकी जो पसंद होती है वो पसंद होती है झटपट तैयार हो जाने वाला भोजन। तो ऐसी चीज़ें जल्दी पसंद की जाती हैं। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है। हाँ, ये सच ज़रूर है कि इस कारण से हमें बहुत सारी बाहर देशों में पकाई खाई जाने वाली चीज़ें भी देखने, सुनने और चखने को मिलती हैं, स्वाद चखने को मिलता है। तो हमें अपनी संस्कृति का विस्तार होते दिखता है कि हमारी जो संस्कृति है वो देश विदेशों तक फैल गई है और वहाँ की संस्कृति हमारे यहाँ आ गई है। भले ही किन्हीं कारणों से और ख़ास स्वरूपों में, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि ये विविध व्यंजन इन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं हैं। शुद्ध, निखालिस मतलब शुद्ध। अब कहा जाए कि नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजन अच्छे लगते हैं। अब देश विदेश के जो व्यंजन हम पसंद करते हैं वो बिल्कुल शुद्ध हमारे तक पहुंचते हैं, ये आवश्यक नहीं है। अगर वहाँ से चीज़ें चल रही हैं तो उन्हें संभाल कर आप तक पहुँचने में 2 से 3 दिन अगर लगता है, तो उन्हें सुरक्षित, स्वादिष्ट बने रहने के लिए तमाम तरह के पदार्थ प्रयोग करते हैं जो संभवतः सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। तो ये सब देखा जाए तो ये सब बिल्कुल शुद्ध हों, ये आवश्यक नहीं है। आज़ादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, उसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची हैं। अब एक प्रदेश की चीज़ें दूसरे प्रदेश में पहुंचने का जो सबसे बड़ा कारण है, वो कारण है उद्योग धंधे। पैसा कमाने की लोगों को धुन हो गई है। अब साउथ में बनने वाला इडली डोसा अगर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट में बनेगा और तो लोगों द्वारा पसंद किया जाएगा, तो उसका उद्योग और व्यापार अच्छे ढंग पैसा कमा सकेगा। तो इस कारण से भी उद्योग धंधों के विस्तार में भी ये चीज़ें बढ़ गई। दूसरा कारण हो सकता है कि आज हम नौकरियों में जीने लगे हैं, तो ईस्ट वाले का वेस्ट में तबादला हो गया, नॉर्थ वाले का साउथ में हो गया। तो इस तरह से भी देखा जाए तो एक स्थान की चीज़ें दूसरे स्थान पे पहुंच जाती हैं।
तो खान पान इससे भी बदल जाता है। एक प्रदेश की चीज़ें दूसरे जगह पहुंच गई। बड़े शहरों में मध्यम वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफ़िन के वक्त बच्चे के टिफ़िन डब्बे खुलते हैं तो उनमें विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू उठती है। अब बच्चों, अब मैं बता दूं आपको स्कूलों की बात। तो बच्चे स्कूलों में अलग अलग घरों से आते हैं। एक कक्षा में 40, 50, 60 बच्चे हों अगर, और 60 घरों से आ रहे हैं, तो 60 तरह का टिफ़िन उनके लंच बॉक्स में वो चीज़ें होती हैं। अलग अलग जगहों के रहने वाले हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो विभिन्न प्रदेशों की चीज़ें जो होती हैं उस लंच बॉक्स में आकर एक दूसरे तक पहुंच जाती हैं। यानी एक दूसरे को शेयर करके खाने और खिलाने से उसका फैलाव बढ़ता है, तो लोगों द्वारा पसंद किया जाता है। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। अब इन्होंने कहा कि अगर हम खान पान के इस बदलाव को सकारात्मक सोच के आधार पर एक नई दृष्टि से देखें तो ये एक तरीके से हमारे लिए बहुत अच्छी है। एक नई संस्कृति से हमारा जुड़ाव होता है। एक प्रदेश की चीज़ें दूसरे प्रदेश में पहुंचती हैं, तो अनेकता में एकता का जो स्वरूप होता है वो यहाँ हमें देखने को मिल जाता है। तो राष्ट्रीय एकता की भावना भी बढ़ती है। हम अपने यहाँ की चीज़ अपने पड़ोस में रहने वाले कोई नॉर्थ ईस्ट वेस्ट का व्यक्ति है उसके यहाँ देते हैं, और उसके यहाँ जाते हैं तो उसके यहाँ की जो खास चीज़ें होती हैं स्वयं खाते हैं। तो इस तरीके खाते हैं, बनाते हैं और बनाना सीखते हैं, तो इसका बदला हुआ स्वरूप हमें मिलता है। तो देखिए, इससे राष्ट्रीय एकता भी बनती है। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे। अब कहा कि हमारी संस्कृति का फैलाव तो तभी होगा जब हम खान पान से जुड़ी हुई सारी चीज़ों पर ध्यान देंगे। मसलन बोली बानी, भाषा भूषा, किसी भी प्रकार से रूप से ज़्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी है, तो हम उन चीज़ों का व्यापार भी अच्छी तरह से कर सकते हैं, लोगों के द्वारा पसंद भी किया जा सकता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये खान पान की जो संस्कृति है उसका विस्तार भी होने लगता है। अब मैं आपको बात आगे बढ़ाते हुए समझाती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी जरूरी है। अब इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि अगर हम बात करें कि हम पुरानी चीज़ों को अपनाएं अथवा ना अपनाएं, हम उन्हें अपने खान पान में शामिल करें या ना करें, तो ऐसा नहीं है। खान पान में शामिल करना ज़रूरी है, नहीं तो पुरानी संस्कृतियां बिल्कुल लुप्त हो जाएंगी, हम नई संस्कृति में ही जुड़े रह जाएंगे। तो हमें न तो अपनी पुरानी संस्कृति को छोड़ना है और न ही अपनी संस्कृति को, नई संस्कृति को इस तरह लेना है कि जिससे कि उसे पूरी तरह से अपना लें और उसी के होके रह जाएं। तो इन्होंने कहा सबसे बड़ी बात कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार तो जरूरी है, जो घर घर में मिलता था, जिसका प्रचलन निरंतर कम होता जा रहा है, उसके बारे में जानना तो बहुत आवश्यक है, अन्यथा हम अपनी संस्कृति से दूर हो जाएंगे। फिर दूसरा, स्थानीय व्यंजनों के उद्धार के लिए इन्हें 5 सितारा होटलों के प्रचार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता कि ये सारी चीज़ें सिर्फ बड़े बड़े स्टार होटलों में मिले तभी वो बाज़ार में बिकेगी, उसको बढ़ावा मिलेगा। तो ऐसे देखा जाए तो कुछ तरह से ये सारी चीज़ें जो होती हैं उन्हें हम अपने जीवन में जोड़ लेंगे
जीवन से मिलाकर देखेंगे तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा लुभावनी लगेंगी, पसंद की जाएंगी। और तो और बच्चों, आज कुल मिला के देखा जाए तो बड़े बड़े शादी ब्याह में देसी विदेशी दोनों तरह के व्यंजन रखवाए जाते हैं, पसंद किए जाते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आज हर शादी ब्याह में देसी और विदेशी दोनों संस्कृतियों को मिलाकर खान पान का प्रचलन चल निकला है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। और धीरे धीरे हो क्या रहा है कि 5 सितारा होटलों में भी कभी कभार ये चीज़ें मिलने लगती हैं, पर घरों बाज़ारों से गायब हो जाए तो यह दुर्भाग्य ही होगा। शादी ब्याह में मिल जाए, 5 स्टार होटलों में फैशन के रूप में कभी कदा खिलाए जाएं, लेकिन रोज़मर्रा के जीवन से इन्हें हटाने योग्य नहीं है। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूरियाँ, कचौरियाँ, जलेबियाँ अब बाज़ारों से गायब हो रही हैं। अब उन्हें हम बाज़ारों में उतनी मेहनत से बनाते नहीं दे सकते। और मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। पुराने ज़माने में ऐसा था कि आज जो समोसे आलू भर के मिल रहे हैं, पुराने ज़माने में वो समोसे विभिन्न प्रकार की सब्जियों से भरे होते थे, जो बच्चों के लिए पौष्टिक भी होते थे। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी ठीक यही दुर्गति है कि जो चीज़ें बहुत परिश्रम से बनाई जाती हैं वो आज धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं। झटपट वाली संस्कृति आज आगे बढ़ती जा रही है। लोग जल्दी पकाना, जल्दी खाना वाला काम करते हैं, पेट भरने की स्थिति वाले कार्य को महत्व देने लगे हैं। अब आगे कहा, अचरज नहीं है कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी, उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। अब कहा कि पुराने ज़माने में कुछ खान पान की ऐसी चीज़ें होती थी जो हर एक गली मोहल्ले में मिल जाती थी, मगर आज वो गली मोहल्लों से बिल्कुल गायब सी हो गई हैं। खास अवसरों पर, खास दुकानों पर ये सारी चीज़ें बची हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो यह भी एक बहुत बड़ा कड़वा सच है कि जो स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है। अगर हम अपने स्थानीय व्यंजनों को भी महत्व दें तो हम आधुनिकता के साथ साथ उन व्यंजनों को भी अपने भोज्य पदार्थों में स्थान दे सकते हैं, पसंद किए जा सकते हैं। परंतु होता क्या है, पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीज़ें हमने अपना ली हैं जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे लिए अनुकूल नहीं है। बच्चे प्रायः मैगी, पिज्ज़ा, नूडल्स जैसी चीज़ें जो खाते हैं, पसंद करते हैं, वो आंत की बीमारियों का बहुत बड़ा कारण बन जाते हैं। लेकिन आधुनिकता के इस दौर में अगर हफ्ते में 1 दिन बाहर भोजन न किया जाए, अगर आपके भोज्य पदार्थों में कभी कभार मैगी, नूडल्स न हो, तो मतलब हम आधुनिक नहीं हैं। इस तरह की बात आएगी तो वो स्वास्थ्यवर्धक कभी नहीं हो सकता। तो इस तरह से देखा जाए तो खान पान का जो स्वरूप होता है वो बिल्कुल हट के होता है। यह भी हो रहा है कि खान पान के मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे हैं। अक्सर प्रीतिभोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती हैं और उनका स्वाद गड़बड़ होता रहता है। बच्चों, मैं आपको यही बता रही थी कि खान पान की इस मिश्र संस्कृति ने शादी ब्याह में नए पुराने, पाश्चात्य, आधुनिक, देसी विदेशी हर प्रकार के व्यंजनों को लोगों को लुभाने के लिए अलग अलग स्टॉल पे रखे जाते हैं। अब आप उम्मीद करिए कि एक बड़ी सी प्लेट में अगर हम
सब तरह का खाना भर लें तो क्या उसका स्वाद आएगा? शायद बिल्कुल नहीं। तो जितनी भी पार्टियों में जाइए, देखा जाता है कि एक ही प्लेट में सब कुछ भर के गड़बड़ हो जाता है और खान पान का जो स्वाद होता है, असली स्वाद होता है, वो नहीं मिल पाता। तो खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती है। हम उसका लाभ प्रायः नहीं उठा रहे हैं। मिश्रित संस्कृति और विविध संस्कृति का मतलब हुआ कि हम इन्हें चाहें तो अपने भोज्य पदार्थों में शामिल करें, लेकिन स्वास्थ्य, स्वाद और सरसता बनी रहे, इसका ध्यान रखते हुए अगर हम अपने खान पान का चुनाव करेंगे तो वो फ़ायदेमंद होगा। हम उसका प्रायः लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। आज हम सब कुछ हमारे पास होते हुए भी हम उन चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं और हम अक्सर ही एक ही प्लेट में कई बार कई तरह के बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले भोजन परोस लेना चाहते हैं, जिन भोजनों को एक साथ खाना भी नहीं चाहिए। हम उनका भी ध्यान नहीं रखते शादी ब्याह में जाने पर, और नतीजा क्या होता है कि हम एक ही प्लेट में विपरीत प्रकृति वाले, जिनको एक साथ नहीं खाना चाहिए, ऐसे भोजन भी परोस लेते हैं जो वास्तव में बहुत हानिकारक सिद्ध होते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो खान पान की जो मिश्रित संस्कृति है, विविध संस्कृति है, वह हमें ये सिखाती है कि अपनी संस्कृति को न तो छोड़ना चाहिए और न ही पूरी तरीके से उसी पर आधारित रहना चाहिए। तो ये हुई हमारी खान पान की मिश्रित संस्कृति, जिसमें विभिन्न प्रकार की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। हमारी एकता बढ़ती है, लोग एक दूसरे के खान पान को पसंद करते हैं, लेकिन उसके तौर तरीके में अगर हम थोड़ा सा बदलाव कर लें, खाने पीने के तौर तरीके में थोड़ा सा बदलाव कर लें, तो शायद ये मिश्रित संस्कृति हमारे लिए अच्छी हो जाएगी। हम उस खान पान का चुनाव करते समय स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें। अगर स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो खान पान में हर सेहत के लिए अलग अलग तरीके के खाने होते हैं। तो अलग अलग तरीके के खाने को ध्यान में रखते हुए अगर हम चलेंगे तो निश्चित ही है कि ये खान पान का जो बदलता स्वरूप है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। हम कुल मिलाकर हर जगह के खान पान का स्वाद ले सकेंगे, लेकिन उसका अति अच्छा नहीं है। अति सर्वत्र वर्जते, अति करना बिल्कुल नुकसानदायक है। इसलिए किसी भी संस्कृति के खान पान का प्रयोग उतना ही करें जितना स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। अगर वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है तो उसे छोड़कर साधारण स्वस्थ रूप से प्राप्त होने वाला, जिसमें कि आपको हर तरह की पौष्टिकता मिले, उसी खान पान का चुनाव करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आपको इस पाठ को समझाया और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बारी आती है अभ्यास प्रश्नों की। तो अभ्यास प्रश्नों में इसमें जो ये 3 प्रश्न हैं निबंध से, वो मैं आपको समझाने चल रही हूँ। आप उसको ध्यान से सुनिए। निबंध से पहला प्रश्न है, खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है? अपने घर के उदाहरण देकर इसकी व्याख्या करें। अब लेखक ने खान पान की मिश्रित संस्कृति को क्या कहा है वो सुनिए। खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का मतलब है स्थानीय, अन्य प्रांतों तथा विदेशी व्यंजनों के खान पान का आनंद उठाना, यानी स्थानीय व्यंजनों के खाने पकाने में रुचि रखना, उसकी गुणवत्ता तथा स्वाद को बनाए रखना। इसके अलावा अपने पसंद के आधार पर एक दूसरे के प्रांत के जो खाने की चीज़ें हों उसे अपने भोज्य पदार्थ में शामिल करना। जैसे दक्षिण भारत का इडली डोसा सांभर
आज उत्तर भारत में भी चाव से पसंद किया जाता है। ढाबा संस्कृति और प्रत्येक जगह मिलने लगी है। पश्चिमी सभ्यता के बर्गर नूडल्स का भी चलन बहुत हो गया है। लेकिन सभी चीज़ का सेवन करने के लिए हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। तो इन्होंने कहा है अपने घर के उदाहरण देकर इसकी व्याख्या करें। तो अगर हमारे घर में उत्तर भारतीय दक्षिण भारतीय दोनों प्रकार के व्यंजन तैयार होते हैं, तो और मैं मसलन मान लीजिए मैं उत्तर भारतीय हूँ, तो मैं दाल चावल रोटी दाल ये पसंद करूँगी। ज़्यादा इडली सांभर चावल राजमा पूरी आलू बर्गर नहीं पसंद किया जाएगा। यहाँ तक कि हम यह बाज़ार से न लाकर घर पर ही बनाते हैं। लेकिन कभी कभार हम दोनों तरह के खानों को स्वाद के लिए लेते हैं। इतना ही नहीं, विदेशी व्यंजनों को भी हम बड़ी रुचि से खाते हैं। इसी को हम लेखक का मतलब है कि यही खान पान की मिश्रित संस्कृति है। तो बच्चों मैं बढ़ती हूँ दूसरे प्रश्न की तरफ। इसका जो दूसरा प्रश्न है वो है खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं, फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है। तो बच्चों मैं आपको बताऊं खान पान के बदलाव के क्या फ़ायदे हैं। पहले सिर्फ फ़ायदे की बात करते हैं। खान पान के बदलाव के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे स्थानीय व्यंजनों का प्रसार बढ़ रहा है। एक तो राष्ट्रीय एकता बढ़ रही है, हम एक दूसरे का भोजन पसंद करते हैं। उसके अलावा ढाबा संस्कृति से लोगों को व्यापार मिल रहा है। तीसरी चीज़ कि अगर हम तबादले से कहीं जाते हैं किसी अन्य प्रदेश में, तो हमें हर तरह का खान पान आसानी से उपलब्ध हो जाता है, जिससे हमारी राष्ट्रीय एकता बढ़ती है और हम किसी भी प्रकार के खाने के लिए बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो नहीं प्राप्त कर सकते। तो विविधता का भी समावेश होता है। फिर उन्होंने कहा लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है। अब चिंतित इसलिए है कि समय की हम अगर अपने फास्ट फूड की बात करें तो अच्छा तो है, समय तो बचता है, लेकिन फास्ट फूड तुरंत तैयार भी होता है। लेकिन फ़ायदे की बात की जाए तो ये स्वास्थ्यवर्धक नहीं होता। इसके चलते हम अपने मुख्य भोजन को, अपने खान पान को पूरी तरीके से भूलते जा रहे हैं। बच्चे खान पान में ऐसी चीज़ों को खा लेते हैं जिसके कारण उन्हें पौष्टिक भोजन पूरी तरीके से अच्छा नहीं लगता। नई पीढ़ी के लोगों को ये व्यंजन बहुत पसंद है, जिसके कारण आज स्थानीय व्यंजन होटलों में भी मिलने लगे हैं, उनका प्रचलन हो गया है। लेकिन खाद्य पदार्थों में शुद्धता गुणवत्ता की कमी होती जा रही है। स्थानीय व्यंजनों के बदलते स्वरूप को देख करके ये माना जाता है कि इनका प्रभाव शरीर पर ही पड़ता है, शरीर पर भी इसका बदलाव पड़ता है। तो ये इसका ध्यान रख कर के ही हमें अपने खान पान में बदलाव करना चाहिए। बदलाव उतना ही करें जितना स्वास्थ्य के लिए उत्तम हो, उससे ज़्यादा करेंगे तो वह हमारे लिए हानिकारक होगा। अब मैं आपको समझाती हूँ तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है खान पान के मामले में स्वाधीनता का क्या अर्थ है। तो बच्चों खान पान के मामले में स्वाधीनता का अर्थ होता है कि किसी विशेष स्थान के खाने पीने का विशेष व्यंजन, उस पर किसी तरह की रोक टोक ना हो, जिसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक हो। जैसे कि मुंबई की पाव भाजी, दिल्ली के छोले कुलचे, मथुरा के पेड़े, आगरा का पेठा, नमकीन। स्थानीय व्यंजनों का प्रचलन वहाँ है। पहले वहाँ स्थानीय व्यंजनों का प्रचलन था, आज ये हर जगह मिल रहा है। कोई न कोई व्यंजन अवश्य मिलता है। भले ही ये चीज़ें आप देश के किसी कोने में मिल जाएंगी, लेकिन ये शहर वर्षों से इन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध हैं, तो इनकी अपनी एक पहचान है इन चीज़ों के माध्यम से। लेकिन आज खान पान की मिश्रित संस्कृति ने लोगों के खाने पीने
के व्यंजनों में इतने विकल्प दे दिए हैं, इतने तौर तरीके दे दिए हैं कि लोग स्थानीय व्यंजनों को पूरी तरह से भूलते जा रहे हैं। आज की पीढ़ी तो कई व्यंजनों से भली भांति परिचित भी नहीं होगी। अगर घर के पुराने लोग किसी ऐसे चीज़ को बनाने और नाम लेते हैं तो नए और आधुनिक बच्चे उस नाम को सुने तक न होंगे। यद्यपि उनकी गुणवत्ता में कमी हो रही है। पहले खान पान की चीज़ें बनाई जाती थी तो तमाम चीज़ें डाली जाती थी, लेकिन आज महंगाई के कारण उसकी गुणवत्ता में कमी आ गई है, इसीलिए इनका रुझान भी कम हो रहा है। हाँ, कभी कभी एथनिक रूप से ख़ास मौके पर हम इसे बनाते हैं, परोसते हैं, तो ये हमारी खान पान की स्वाधीनता का स्वरूप है कि हमें खान पान की चीज़ों के लिए हर प्रकार से देखा जाए तो स्वाधीनता के साथ साथ स्थानीयता का भी अर्थ है। खान पान के मामले में स्थानीयता होती है कि कौन सा भोजन किस स्थान का विशेष रूप से है, किस ना, जैसे मुंबई की पाव भाजी, अगर पाव भाजी का नाम लेंगे तो मुंबई की याद आएगी, तो ये खास जगहों पर प्रसिद्ध होता है। बिहार का बाटी चोखा और भी जगह की, जैसे दिल्ली के छोले कुलचे, ये स्थानीयता के नाम पर प्रसिद्ध हैं। बंगाल की मिठाइयाँ, तो ये स्थानीय और स्वाधीनता दोनों अर्थों में इसका प्रयोग है। ये अपने यहाँ की प्रसिद्ध मिठाई होती है जिसको वहीं के नाम से प्रसिद्ध, जैसे बंगाल का रसगुल्ला, लोग बड़े चाव से कहते हैं कि वहाँ का रसगुल्ला बहुत अच्छा होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो खान पान के मामले में स्थानीयता और स्वाधीनता दोनों का बहुत महत्व है। तो मैंने आपको यहाँ तक के प्रश्न समझा दिए हैं और अभी कुछ प्रश्न शेष बचे हैं, तो अब मैंने यहाँ तक आपको समझा दिया और इसी के साथ मैं आज अपना वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ, पाठ के समाप्ति करती हूँ यहाँ पर, और फिर एक नए वीडियो के साथ मिलती हूँ आपसे पुनः। नए वीडियो के साथ मैं आपसे पुनः मिलूँगी।